आपसे कोई बात शेयर करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ चाहूँगा कि डिस्टरबेंस ना हो। लिहाजा आप सभी लोग अपने अपने माइक को 1 मिनट के लिए ऑफ कर दें, तो जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और मध्य प्रदेश में 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूँ। शिक्षा से मैं इंजीनियर हूँ और अनुभव से एक पुलिस अधिकारी हूँ और विभिन्न विषयों पर अध्ययन करके फॉर्मल 13 डिग्रियां लिया हूँ। लंबे समय से 4 संस्थाओं को का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। पहली संस्था का नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था। यह एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। इसके अधीन 3 संस्थाएं और हैं। पहले का नाम है, मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि कृपया ऑडियो को जरूर ऑफ कर दें। मैं थोड़ी देर तक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। रमेश भाई बघेला जी, माइक बंद कर दीजिए। मैथिली शरण गुप्ता जी की बात सुनिए ध्यान से। माइक बंद कीजिए सभी। ठीक ठीक। जिसको माइक ऑफ करने में दिक्कत हो रही है, मेरा अनुरोध है कि वो एग्जिट कर जाए, जिससे कम्युनिकेशन डिस्टर्ब ना हो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस समय मैं 4 संस्थाओं को हेड कर रहा हूँ और उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें से पहली संस्था है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत मुक्तिकरण श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था। इसके अधीन 2 मिशन और हैं, जिनका नाम है क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत मिशन और दूसरा मिशन है अच्छे भारत का संकल्प समूह। और इसने अभी एक राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। तो श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए और भारत का बी। इस प्रकार ये सबकी पार्टी है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये राजनीतिक पार्टी, जो कि बाकायदा इलेक्शन आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड है, लेकिन ये किसी राजनीतिक प्रयोजन से नहीं बनाई गई है। ये लोगों में जागरूकता लगा के उनको जोड़कर, यदि वर्तमान व्यवस्थाएं हमारी बात नहीं सुनेंगी तब हम उनको रिप्लेस करेंगे, ये इसका ध्येय है। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल ये है कि हमारी शुरुआत ही गलत हुई है। मैं कुछ तथ्यों पर अपना रखूँगा विचार, और वो है कि हमारा संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बनाया गया है और ये भारतीय गुलामों के लिए बनाया गया था। डॉक्टर आम्बेडकर ने बड़ा परिश्रम करके 20% हिस्सा विश्व के विभिन्न संविधानों से खोजकर हमने अपने संविधान में उसे जोड़ा, लेकिन उस हिस्से का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है, उसका जो है उल्लंघन हो रहा है। इसमें फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और छोटे छोटे और प्रावधान हैं, लेकिन दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड मोर इन नॉन कंप्लाइंस। अब मैं दूसरी तरफ प्लीज़ जो है, हाँ, मैं अब दूसरी तरफ जाऊंगा कि जो 3 मुख्य कानून हैं जिनसे आपका अपराध का पंजीयन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, चालान होता है, जिसमें कोर्ट में जो है उस प्रक्रिया के तहत
परीक्षण करके आपको न्याय या अन्याय मिलता है, ये जो है 3 कानूनों के ऊपर आधारित है। पुराने कानून का जो नाम था वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट होता था। 2023 में भारत सरकार ने प्लीज़ जो है, यदि जिसका हाँ, तो 2023 में नए 3 कानूनों ने जन्म लिया, जिसको आप जानते हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमें एक बड़ा अवसर मिला था, हम इस कानून की आत्मा बदल सकते थे, लेकिन हमारे इन नेताओं ने उचित निर्णय ना लेकर कानून की वही आत्मा रखी जो 1860 में अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों को नियंत्रित करने के लिए बनाई थी, उनका शोषण करने के लिए बनाई थी, और जो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा हो उसे तोड़ने के लिए बनाई थी, और अपनी मनमर्जी से जिसको चाहो उसको फांसी पर चढ़ा दो, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। इस व्यवस्था के तहत उन्होंने इसे छोटे छोटे जो है ना चीज़ों में बांट दिया अपनी सुविधा के हिसाब से, जिससे वो आपके ऊपर अत्याचार कर सकें, न्याय का ढकोसला कर सकें और आपको प्रताड़ित कर सकें। तो इन्होंने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इसे बांट दिया, फिर रेवेन्यू ऑफेंस और सिविल ऑफेंस बना दिया। मैं भाइयों आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या ये दुर्भाग्य का विषय नहीं है कि हमारे इन तीनों के उसमें लगभग आज की डेट में 7 करोड़ से भी अधिक ऑफेंसेस प्रत्येक उसमें पेंडिंग हैं। इस प्रकार लगभग 21 करोड़ मामले क्रिमिनल कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में और सिविल कोर्ट में पेंडिंग हैं। यदि हम ये माने कि 21 करोड़ परिवार प्रभावित हैं और प्रत्येक परिवार में 5 लोग हैं, तो 105 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं होना, ठीक ढंग से विवेचना नहीं होना, चालान होने के बावजूद भी जो है ना 10-10, 20-20, 30 साल तक जो है उन्हें न्याय ना मिलना, और इस प्रक्रिया के दौरान वो बर्बाद हो गए हैं, ज़मीनें बिक गई हैं, वो हम उन परिस्थितियों में जा रहे हैं। ये भी अत्यंत ही दुर्भाग्य और लज्जा की बात है कि हमारे पार्लियामेंट में इस समय 543 में से 251 आपराधिक चरित्र के व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो कि 46% होता है। जब मैं इस बात को उठाता हूं तो हमारे कई साथी कहते हैं कि आप पुलिस महानिदेशक रहे हैं, इतने लंबे समय तक आपने कश्मीर में रहे हैं, यहाँ रहे हैं, इतना सारा आपने काम किया है, आप जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उन्हें अपराधी कहने का आपको क्या अधिकार है। तो मैं अपने उन साथियों से हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी है। यदि ये राजनेता दोषी नहीं हैं, यदि उनका अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए वो सब इनोसेंट हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक चपरासी जो कि कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेता है, वो जो है उसके विरुद्ध अपराध पंजीयन मात्र से उसे नौकरी से वंचित रहना पड़ता है। यदि इन राजनेताओं को कानून बनाने का जिम्मा मिल सकता है तो उस चपरासी को नौकरी के माध्यम से अपना पेट पालने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब हम कानून के पक्ष से थोड़ा जमीनी पक्ष पे चले जाते हैं। हमने अभी आपने देखा होगा 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत लंबा भाषण दिया गया, लेकिन मैं उसका बहुत छोटा सा हिस्सा कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हम बाहर से जो यूरिया मंगा रहे हैं वो 3000
रुपए पर बैग पड़ता है और हम किसान को उसे 300 रुपये में देते हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि प्रत्येक बोरी में जो 2,700 रुपये टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है उसका प्रयोजन क्या है, क्योंकि वो तो रासायनिक जहर है। उस जहर से हमारी मिट्टी निर्जीव हो गई है, उसके जो बैक्टीरियाज थे, माइक्रोब्स थे, वो मर गए हैं, अर्थवर्म मर गए हैं, उसमें डिजर्टिफिकेशन और सैलिनेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उसका कार्बन कंटेंट ख़त्म हो गया है और जो रासायनिक खाद के बल पर हम अनाज उगा ले रहे हैं वो रासायनिक विष युक्त जो है अनाज आपके पोषण के अलावा आपको कैंसर और अन्य ऑटो इम्यून डिसीज पैदा कर रहा है। क्या इस पैसे से, और इस पैसे को किनारे छोड़ दें, क्या हम अपनी ज़मीन को पुनर्जीवित कर सकते हैं? जी हाँ, 100% कर सकते हैं। और कर ही नहीं सकते हैं बिना भारत सरकार की मदद के कर सकते हैं, बिना भारत सरकार के नियम कानूनों में परिवर्तन किए कर सकते हैं। ये सब डूएबल है, लेकिन भाइयों इसके लिए हम सबको जागना होगा, हम सब लोगों को मिलना होगा और हमें केवल एक ही काम करना है कि हम में से जो कर्मयोगी हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत काम किया है, बस उनको इकट्ठा करके, उनकी कठिनाइयों को दूर करके, उसको इंटीग्रेट करके हम एक ऐसी व्यवस्था ज़मीन पे उतार सकते हैं जिसमें हर भारतीय को, मेरा मतलब है गरीब अमीर जो भी है, सबको, गरीब अमीर सबको उसके पोटेंशियल की रियलाइज करने वाली शिक्षा, वो भी माइलस्टोन के माध्यम से, माइलस्टोन के डिप्लॉयमेंट के माध्यम से यूजफुल कंट्रीब्यूशन करते हुए पूरे 150 करोड़ लोगों को हम, पूरे भारतवासियों को हम उनके पोटेंशियल रियलाइज करने की शिक्षा के साथ उनको पोटेंशियल के रियलाइज और कंट्रीब्यूशन करने का रोजगार दे पाएंगे। और ये सब चीज़ बिना भारत सरकार के खजाने से एक पैसे लिए, बिना भारत सरकार के टैक्स का पैसा यूज किए, बिना भारत सरकार के नियम कानूनों को बदले ये किया जाना संभव है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस पर विचार करें। मैं आप लोगों से दूसरी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ढेर सारे जो है ये कॉन्सेप्ट हमने बड़े विस्तार से समझाए हैं। इसको हमने क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत मिशन का जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड किया है। यदि आप उसे सब्सक्राइब करके सुनेंगे तो आपको क्लियरिटी बढ़ेगी, और फिर जो आपकी शंकाएं हैं यदि आप उसे नोट करेंगे तो उनका प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सकता है। और इस ग्रुप में भी ज़रूरत नहीं है, हम 1-to-1 कम्युनिकेशन में भी उसका जवाब दे सकते हैं, समाधान दे सकते हैं। मुझे विश्वास है जब आप प्रश्न पूछेंगे तो हमें उन भागों पर भी ध्यान देने का मौका मिलेगा जहां अभी क्लियरिटी नहीं है, लिहाजा उस मॉडल को पकाने का भी मौका मिलेगा। इसी के साथ मैं जो पहली बातचीत आपसे हो रही है इसको मैं रिकॉर्ड जो है इसको रिकॉर्ड भी हो रही है, इसको मैं समाप्त करता हूं। और फिर मैं चाहूँगा कि यदि आप में से कोई व्यक्ति कुछ अपनी बात कहना चाहता है, प्रतिक्रिया देना चाहता है तो वो दे सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।